नमस्ते छात्राओं। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। ये है अकोला महाराष्ट्र के और इनका ज़्यादातर लेखन इनके आसपास के घटना या किसी स्थिति में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में डालना इनके लेखन की विशेषता है। ये भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में भी लोकप्रिय है। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ व्यक्त किया है और हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया वह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यह कहना चाहते हैं लेखक कि एक दिन जब वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे और यहाँ लेखक के कहने का अर्थ है पूंजीवादी मतलब अमीरी और समाजवादी का मतलब है गरीबी, और इसमें अमीर लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए धन संचय करने में ही जुटे हुए रहते हैं और गरीबी में लोग अभाव के कारण वो खुद की ज़िंदगी में उलझकर रह जाते हैं। और इसी विचार में लेखक अपने साइकिल पर आ रहे थे और तभी उन्होंने सामने से कार भी आते हुए देख ली। लेकिन मानो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि अमीरी का प्रतीक है कार और गरीबी का प्रतीक है और साइकिल। मानो एक दूसरे से वे अधिक नफरत से देखते हुए या घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में साइकिल और कार आपस में भिड़ गए और बाद में लेखक साइकिल पर से गिर जाते हैं और फलस्वरूप उनकी क्या हो जाती है, टांग टूट जाती है। तो लेखक को बाद में ऐसा लगता है कि मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई और इसी वजह से उनकी भी एक टांग टूट गई। और बाद में इस दुर्घटना के बाद मतलब जो भी आसपास के लोग थे, इंसानियत आज भी कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करवा दिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नया मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है और फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। बाद में लेखक कहते हैं कि जब भी मेरी आँख खुली मतलब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और मेरे आसपास कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे भी खड़े थे और लेखक ने कराहते हुए पूछा कि वो कहाँ है। तो फिर एक तेजी से एक आदमी बोलता है कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था और नतीजा आपकी एक पैर
एक पैर या एक टांग आपकी टूट गई है। मानो लेखक को ऐसा लगा कि वो मेरे ही होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो लेखक ने देखा तो उनका एक टांग सही सलामत थी और दूसरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकाई हुई थी। और तभी लेखक के मन में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और लेखक बाद में कहते हैं कि वैसे भी मुझे अस्पताल ही खतरनाक शब्द लगता है, और बाद में उसके साथ सार्वजनिक चिपका हो तो मानो ऐसा लगता है कि अभी आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया। आगे लेखक कहते कि मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी टांग टूटना एकमात्र घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये तो एक दुर्घटना ही है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वाले का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। अभी लेखक आगे कहना चाहते हैं कि टांग से ज़्यादा तो मुझे उन लोगों की फिक्र हुई जो अभी मिलने आएंगे, क्योंकि कभी कभी सार्वजनिक अस्पताल में इतने ज़्यादा लोग मिलने आते हैं कि मानो मरीज का आराम हराम हो जाता है। और अगर जनरल वार्ड में हो तो एक निश्चित सीमा होती है, निश्चित समय की सीमा होती है, उसी समय में हम मिल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड तो मुझे तो ऐसा लगा है, मतलब लेखक को ऐसा लगता है कि ये तो एक खुला निमंत्रण ही है कि हे मेरे रिश्तेदारों, परिचितों, मित्रों, कि जब जी आपका जी चाहे और जितनी देर जी चाहे उतना देर तुम यहाँ अस्पताल में रुको रहो, और अपने सारे बदले लेने का सिर्फ यही एक वक्त है, क्योंकि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। और यही सब सोचकर लेखक को मानो ऐसा लगा कि अभी मेरी दूसरी भी टांग टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अभी लेखक आगे कहना चाहते हैं कि मुझसे मिलने पहले वो लोग आए जिनसे मिलने मैं कभी इनसे मिलने अस्पताल में गया था जब इनकी टांग या और कुछ टूटा था। तो मानो वो मुझे ऐसा कह रहे थे कि मुझ पर, मतलब मुझे मिलने आकर मेरा एहसान ही चुका रहे थे, और मानो ऐसे कह रहे थे कि वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खास कर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। उसी दिन ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली थी तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। ऐसा ही एक प्रसंग लेखक यहाँ बताते हैं कि वैसे ही दर्द के सहन करते करते मरीज को नींद नहीं आती, और थोड़ी बहुत आ भी जाए तो ये मिलने वाले क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। क्योंकि कई लोग तो सिर्फ औपचारिकता ही निभाने आते हैं, मतलब सिर्फ सहानुभूति या एहसान ही जगाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं, नहीं तो सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन क्या होता है,
मतलब लेखक के ऑफिस के एक बड़े बाबू आए और लेखक ने उस दिन तय किया था कि कोई भी आ जाए मैं आज आँख नहीं खोलूँगा। वो आए, लेखक के पास बैठे रहे और वो जाने के बजाय क्या करते हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि अगर लेखक ने मुझे देखा ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इनसे मिलने आया था। तो वो क्या करते हैं, ऑफिस के बड़े बाबू लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर देते हैं। फिर भी लेखक नहीं उठते तो क्या करते हैं, जहाँ लेखक की टांग टूटी हुई होती है वही उनके दर्द पर जोर से दबाते हैं और लेखक दर्द के मारे चीखते हुए उठते हैं। और वो खुले जब लेखक की आँख खुलती है तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर तक कांप गया। अभी लेखक आगे मोहल्ले वालों का प्रसंग बताते हैं। उनके ही मोहल्ले वाले की एक औरत सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को मिलने आती है तो मानो वो बच्चों को ऐसा कहती है कि ये देखो चाचा जी। और मानो लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे चिड़ियाघर में बच्चों को बंदर दिखा रही है। और आगे लेखक कहते हैं कि उनका एक बच्चा मेज पर चढ़ा, मतलब टेबल पर चढ़ा और एक कुर्सी पर, और एक क्या कर रहा था, रप रप की आवाज़ ने लेखक का ध्यान बटाया। तो लेखक देखते हैं तो एक बच्चा उनकी जो स्टैंड पैरों की सहायता के लिए जो रेती का थैला लगाया हुआ होता है उस पर उस सोनाबाई का लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इधर लेखक की दवा की शीशी लेकर उनकी बेटी कथकली डांस मतलब इधर उधर दौड़ती रहती है। सोनाबाई उसे मना करती है लेकिन उसी वक्त वो क्या करती है, दवा की शीशी पटक देती है। और फिर ये क्या कहती है सोनाबाई लेखक को, अभी पेड़े दो क्योंकि दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई मानो आपकी बीमारी गई। और इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर चली जाती है और कहती है कि मैं फिर आऊँगी। मतलब ये लेखक सोनाबाई की बात सुनकर लेखक अंदर से बहुत घबरा जाते हैं। आगे कहते हैं, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं, विशेषकर जो वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ है सो हुआ है, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ है? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरों से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाली को पैसे दे दिए थे। आगे लेखक कहना चाहते हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ मतलब जो रिश्तेदार दूसरे गांव से मिलने आते हैं
ऐसा ही एक प्रसंग यह लेखक बताते हैं कि एक टैक्सी हमारे कमरे के सामने आकर रुकी। शायद उस आदमी को दूसरे कमरे में जाना था, लेकिन वो क्या करता है, लेखक के कमरे में आता है और लेखक को न देखते ही उनके छाती पर मुंह रखकर रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि हाय सत्यानाश हो उस कार वाले का। ऐसे बातें करता है और बाद में रोना कम होने के बाद जब मुंह ऊपर करता है और लेखक से आंख मिलाता है तो कहता है कि माफ़ करना, शायद मैं गलत कमरे में आ गया। और ऐसा कहकर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। अभी वही रोने की आवाज़ लेखक को दूसरे कमरे से आती है, लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उस आदमी से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन पत्नी पर आ रहा था, क्योंकि पत्नी ने लेखक की पत्नी ने शायद उस आदमी को लेखक का करीबी रिश्तेदार या मित्र समझकर उस टैक्सी वाले का किराया लेखक की पत्नी ने दिया था। आगे वो कहते हैं कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम कभी सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में ऐसे ही एक कवि है जिनका नाम है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में छोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने एक कविता भी बनाई है। यह कहे झोली में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अभी लेखक आगे एक कवि के बारे में बताते हैं जिनका नाम है लपकानंद। वो उनको मतलब लेखक को मिलने आए थे, लेकिन उनके बेतुकी मतलब अर्थहीन कविताओं से सारा शहर क्या हुआ था, परेशान था। और लेखक कहते भी है कि मैं जब भी इस कवि लपकानंद को देखता हूँ तो मैं दूर से ही उनको देखता हूँ और भागकर चला जाता हूँ। और लेखक को आते ही क्या कहते हैं कि मैं आप मतलब 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। लेकिन कसम से मैं रात से आपका ही विचार कर रहा था और इसी विचार में मैंने एक कविता बनाई है और वो कविता सुनाने लगते हैं। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मतलब ये ऐसी बेतुकी कविता लेखक को सुनाते। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अभी लेखक क्या कहते हैं कि मतलब वो कविता सुनाते हैं और बाद में मानो लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे पूछ रहे कि मानो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख से पूछ रहे थे अब कैसे तुम भागोगे। तभी लेखक बोलते कि मैंने जल्दी से उनको एक चाय पिलाई और आगे कविताएं सुनने का वादा करके उन्हें विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना कहते हैं कि अगर तुम्हें तोड़नी है ना ईश्वर, तो मेरी दूसरी भी टांग तोड़ो, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहाँ मुझसे मिलने कोई भी परिचित या अपरिचित नहीं आएगा, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले।